तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फाइनली इहारू और रेनो मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेनो रुकने की कोशिश करता है, लेकिन इहारू बिना रुके आगे बढ़ जाता है काइजू को हराने। इधर रिपोर्ट आती है कि इचुगो का ब्रेन वेव नॉर्मल हो गया है। ओगातो बताता है कि बॉडी तो रिकवर कर गई है, लेकिन अभी वो कुछ करने लायक नहीं है। तो फिलहाल हमें होजू का कोर बिना रेनो की मदद के एक्सपोज करना पड़ेगा। इहारू की कॉम्बैट पावर सिर्फ 24% होती है, जिससे सबको शक होता है कि शायद वो ये काम न कर पाए। लेकिन तभी अचानक इहारू हमला करता है और सब चौंक जाते हैं। उसकी पावर 41% दिखाती है, पर अगले ही पल वो गिर जाता है और वापस 24% पर आ जाती है। फिर से खड़ा होकर जैसे ही अटैक करता है, पावर बढ़कर 42% हो जाती है। ओगातो हैरान रह जाता है और टोको समझाती है कि लड़ते वक्त इसकी पावर अपने आप बढ़ती है। ओगातो कहता है, लगता है ये बंदा मेरी टाइप का है। अगर इसको सही से पावर यूज करना आ गया तो ये रेनो जितना स्ट्रांग बन सकता है। लेकिन इहारू खुद सोचता है कि वो जीनियस नहीं है, शायद हीरो भी कभी न बन पाए। रास्ते में रुकावटें तो आएंगी ही, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ेगा और रुकने वाला नहीं है। वो लगातार होजू से लड़ता रहता है, चोटें भी खाता है, लेकिन हार नहीं मानता। फाइनली वो कहता है कि उसके दोस्त भले उससे आगे निकल रहे हों, लेकिन वो भी हमेशा उनके साथ पहुंचेगा। और दोस्तों से कहता है, बस मेरा वेट करना। लेकिन रिपोर्ट आती है कि इहारू लिमिट तक पहुंच चुका है और उसका शरीर ओवरहीट हो रहा है। फिर भी वो फ्रोजन स्पॉट पर हमला करता है और होजू का कोर एक्सपोज कर देता है। तभी वो रेनो को बुलाता है और रेनो एक सटीक शॉट मारता है जो सीधे कोर पर लगता है। बड़ा सा आइस ब्लास्ट होता है और होजू ढेर हो जाता है। इस बीच ओगातो को फ्लैशबैक आता है जब वो लाइब्रेरी में बैठा था और हिकारी, शिनोमिया की मां, उससे नंबर 4 को अडॉप्ट करने के बारे में बात कर रही थी। उसने हिकारी को कहा था कि ये करना चाहिए और वो जरूर कर पाएगी। आज सोचता है कि अगर उस वक्त उसने ना कहा होता तो शायद सब कुछ अलग होता। वापस प्रेजेंट में आते हैं और होजू का काम तमाम हो चुका है। रेनो और इहारू खुश होकर हाई फाइव करते हैं। ओगातो सोचता है कि वो हिकारी को बचा नहीं पाया और सही वक्त पर उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सका। फिर वो रेनो को बोलता है, भाई तुम पास हो गए हो। पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब तुम कर सकते हो। रेनो खुश होकर रो भी देता है। टोको पूछती है कि क्या उसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में नहीं बताओगे। तो ओगातो कहता है, अरे छोड़ो, इहारू ने वैसे भी उसे सब सिखा दिया, और हमेशा बुढ़ा लेक्चर दे तो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सीन बेस पर शिफ्ट होता है, जहां मीना का कॉल आता है ओगातो को। वो पूछती है रेनो के बारे में। ओगातो कहता है, वो प्योर हार्टेड है, थोड़ा जिद्दी, थोड़ा नासमझ, लेकिन भरोसेमंद है। नंबर 6 उसके लिए सही है। मीना कहती है कि वो उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए ओपिनियन ले रही है। ओगातो गुस्से में कहता है, तुम्हें अपने एल्डर से ठीक से बात करनी चाहिए, और ये सही टाइम नहीं है नंबर 6 इस्तेमाल करने का। लेकिन जिसके पास ये एबिलिटी है, उसे सब करने दो। मैं दोनों को ट्रेन करूंगा और ऐसे वॉरियर्स बनाऊंगा कि सब शौक हो जाएंगे। इसके बाद ओगातो हिकारी की पुरानी तस्वीरें देखता है और सोचता है कि शायद यही उसकी डेस्टिनी है। फिर सीन जाता है सेकंड डिवीजन बेस पर, जहां सबको पता चल जाता है कि रेनो टेस्ट पास कर गया है। काफ्का को भी खबर मिलती है, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि आगे नंबर 9 से लड़ना है। वो परेशान होता है और तभी शिनोमिया उसे डांटती है कि वो सबको अंडर एस्टिमेट करना बंद करे। रेनो भी एक सोल्जर है और वो अपना काम करेगा। काफ्का मानता है कि रेनो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अब उसे भी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अंत में काफ्का रनिंग ट्रैक पर दौड़ता है और सोचता है कि रेनो कितना अमेजिंग है। सबको अब उसकी पावर का पता चल जाएगा। लेकिन फिर सोचता है, मैंने अपनी पावर से क्या किया? मैंने बचाया ही क्या? सबको बस काइजू नंबर 8 चाहिए। तभी उसके सामने होशिना आता है और उसे चिढ़ाता है कि क्या तुम मेरी जगह लोगे मीना के पास, और अचानक ब्लेड लेकर डराता है। तो भाई डर के मारे काफ्का नीचे गिर ही जाता है। तभी होशिना बोलता है, चलो ठीक है भाई, अब बराबर हो गया। मैंने रिवेंज ले लिया और ये तुम्हारी पनिशमेंट है उन सारी चीजों की जो तुमने मुझसे छुपाई थीं। ये सुनकर बेचारा काफ्का रोने लगता है। सर, मैं तो आपसे माफी मांगने ही वाला था। होशिना हंसते हुए कहता है, अब बराबर हो गया न? फिर क्यों रो रहा है? इसके बाद होशिना सीरियस होकर बोलता है,
कि वो ग्रेटफुल है काफका का, क्योंकि उसी दिन थर्ड डिवीजन को बचाया था। और हाँ, वो थैंक यू काइजू नंबर 8 को नहीं बल्कि काफका को बोल रहा है, क्योंकि असली हिम्मत तो काफका ने दिखाई थी जब सबके सामने ट्रांसफॉर्म हुआ था सबको बचाने के लिए। फिर होशिना बताता है कि उसे पता है काफका की बॉडी में क्या चल रहा है। अगर वो ऐसे ही बार बार ट्रांसफॉर्म होता रहा तो जल्दी ही ह्यूमन नहीं रह पाएगा। इसलिए वो कहता है, नंबर 9 को हराना मेरा काम है। तुम ट्रांसफॉर्म करना बंद करो और अपने काफका वाले रास्ते पर चलो। भले टाइम लगे, लेकिन वही सही है। ये सुनकर काफका के दिल को बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि होशिना बाहर से हाश दिखता है, लेकिन असल में बहुत दयालु इंसान है। काफका दिल से कहता है कि असल में वो चाहता है सब लोग उसे वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो है, चाहे रेनो हो, मीना हो या खुद होशिना। लेकिन सच ये है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सबको बचा सके, और अपने दोस्तों को दुखी देख भी नहीं सकता। इसलिए वो तय करता है, मैं नंबर 8 बनूंगा और लड़ाई करूंगा। होशिना हंसकर कहता है, तू पागल था जो पूरे डिवीजन के सामने ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन अब जो होना था हो गया, और तू दोबारा ट्रांसफॉर्म करेगा जब दूसरों की मदद करनी होगी। फिर वो बोलता है, अगर तू ट्रांसफॉर्मिंग रोक नहीं सकता तो चल, मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। मुझे फॉलो कर, मैं तुझे फाइटिंग सिखाऊंगा। दोनों एक शाइन पर पहुंचते हैं जो एडो पीरियड से बनी हुई है और उन विक्टिम्स को डेडिकेटेड है जो काइजू से लड़ते लड़ते मारे गए थे। वही होशिना अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताता है और काफका से मिरिकी दाई काइजू की बात करता है। काफका बताता है कि उसने स्कूल में पढ़ा था कि 1657 में ईस्टर्न जापान पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। उसी के बाद ये शाइन उनकी आत्माओं के लिए बनाई गई थी। फिर होशिना जैकेट उतार कर कहता है, चलो भाई, मुझ पर अटैक करो। ना सूट, ना ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन फाइट। काफका थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन मान जाता है। वो पंच मारता है, लेकिन होशिना आराम से डॉज कर लेता है। काफका सोचता है कि शायद जीत नहीं सकता, लेकिन जितना सीखा है सब दिखाएगा और आसानी से हार नहीं मानेगा। होशिना देखता है कि काफका पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसके मूवमेंट्स बेहतर हुए हैं और उसने कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की है। लेकिन फिर भी कहता है, ये इनफ नहीं है। वो एक पंच काफका की तरफ मारता है, वैसे ही जैसे डायरेक्टर ने पुराने टाइम में काफका को मारा था। फिर बताता है, ये डिफेंस फोर्स का स्क्वाड स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक है, एंटी काइजू अनार्म कॉम्बैट। इसे डायरेक्टर ने परफेक्ट किया था, और मैं ये टेक्निक तुझे सिखाऊंगा। हथियारों पर डिपेंड करना टाइम वेस्ट है। होशिना आगे बोलता है, हम तुझे ट्रांसफॉर्म होने से रोक नहीं सकते, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम कम कर सकते हैं। जब तक तू जापान में है, काइजू आते रहेंगे। नंबर 9 के बाद भी कई फाइट्स होंगी। अगर तू सच में मीना के बगल वाली जगह लेना चाहता है, तो अपनी पावर से खुद को साबित करना होगा, और ये पॉसिबल है। ये सुनकर काफका भावुक होकर कहता है, ठीक है। फिर मजाक में होशिना उसका गला पकड़कर चोक करने लगता है, जो थोड़ा फनी सीन बन जाता है। इसके बाद दोनों घर जाने की बात करते हैं। काफका सोचता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। पहले वो सोचता था कि सबको बस काइजू नंबर 8 चाहिए, लेकिन अब समझता है कि उसे खुद को भी लेवल अप करना है। अंत में जब काफका शाइन को माथा टेक कर लौट रहा होता है, तो उसे एक शैडो दिखती है जिसकी आंखें चमक रही होती है। काफका हैरान होकर पूछता है, अरे तुम वहां खड़े क्यों हो भाई, क्या हुआ? वो सरप्राइज होता है और सोचते हुए वहां से चला जाता है, आखिर ये था कौन? और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई, फाइनली रेनो को उसकी पावर मिल चुकी है और काफका भी अब मोटिवेटेड है।